सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? देखो यस लिखो अगर मेरी वॉइस और स्क्रीन आपको क्लियर है। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? एक बार लिखो चैट बॉक्स में यस या माइक से बोलो। स्क्रीन क्लियर है? वॉइस आ रही है? बाकी बच्चे भी बोलें। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये नया चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो सबसे पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें बेसिक्स वगैरह बताए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आएगा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो बड़ा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सुनो आप सब लोग। तो सबसे पहले हमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम पढ़ेंगे, ये 2 डायमेंशनल प्लेन में बात किया जाता है। जिसको बेटा नॉइस हो रही है ना, वो लॉग आउट करे, मतलब वो रीज्वाइन करे मीटिंग को। मतलब मेरी तरफ से कोई नॉइस नहीं है, मैं तो नॉर्मली है। बाकी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है कि मुझे सर काफी नॉइस आ रही है। तो आपको बेटा प्रणव आपको ही आ रही है, तो आप एक काम करो ना, उसको रीज्वाइन करो मीटिंग को। ठीक है, काफी स्कोरिंग टॉपिक है। आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं इस टॉपिक को तो मतलब ऐसा नहीं है, पीएनसी जैसा नहीं है कि मतलब कई बार आप सोच ही नहीं पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री जैसा टॉपिक है। अगर फॉर्मूले आते हैं तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, आपने पढ़ा हुआ है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं पढ़ा हुआ तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पूरा 2 डायमेंशन में है, इसमें 3D नहीं है। 3D हम 12th में जाके पढ़ते हैं। तो ये पूरा 2 डायमेंशन में है, तो एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, उसी के ऊपर सारा डिस्कशन चलता रहेगा, उसी के ऊपर हम सारे ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे। तो अब मेरे पास है क्वाड्रेंट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो आप सब लोग जानते ही हैं, एक्सिस होते हैं, इनको हम जैसे इधर हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे प्लॉट करते हो 1 0 2 0 3 0, ऐसे इधर प्लॉट करते हो 0 1 0 2 0 3, इस तरफ प्लॉट करते हो -1 0 -2 0 -3 0। यहाँ पे आएगा 0 -1 0 -2 0 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या रहता है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये हमारे चारों क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, तो ऑर्डर में ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में डिफाइन किए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वाड्रेंट्स के बारे में सबको पता है। ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है।
इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस भी बोला जाता है और रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोला जाता है। ठीक है, कार्टेशियन एक्सिस भी बोला जाता है और रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोला जाता है। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर कहने का मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। वैसे ऑब्लिक एक्सिस भी होते हैं जिनमें जरूरी नहीं है एंगल आपका 90 रहे, मतलब ऑब्लिक ऑब्लिक एक्सिस उनको बोलते हैं जिनमें एंगल 90 की जगह पे कुछ और आ जाए, 60 आ जाए, 30 आ जाए, तो वो आपके कोर्स में नहीं है, वो आप इंजीनियरिंग में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स अब आपको पता चल गए, कुछ कुछ सिंपल सी चीजें जो आपने 10th में पढ़ी हुई हैं। अब आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम निकालना चाहते हैं बेसिकली ना। पंकज आपका माइक ऑन है। जिसको स्क्रीन वगैरह विजिबल नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, तो वो रीजॉइन करे मीटिंग को। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में जैसे मान लो एक पॉइंट है मेरे पास x1 y1, ठीक है, और एक पॉइंट है x2 y2। तो हमें क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। स्ट्रेट लाइन से अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो जैसे आपको ये पता होगा एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। तो कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू समथिंग। कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन आती है y इक्वल टू समथिंग। और कोई भी एक वर्टिकल लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन आती है x इक्वल टू समथिंग। तो जैसे y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, जैसे मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए जैसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर ली। अब मेरे को क्या करना है, ये एंगल कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री होगा। समझते हो। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस लाइन की, ये जो बी से एक लाइन जा रही है, इसको से डी मान लेते हैं पॉइंट को। तो जो बी डी लाइन है इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू x2। होगी ना इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू x2, क्योंकि ये लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये जो AD लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू y1। y इक्वल टू y1 क्योंकि ये पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है। समझते हो सब लोग। तो ये वाली जो लाइन है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू y1। और जो पैरेलल टू y एक्सिस है उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू x2। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आने वाला है मेरे पास, ये कोऑर्डिनेट आएगा x2 y1। ये कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास x2 y1, डी के कोऑर्डिनेट आ गए। तो जो बी डी की लेंथ है वो कितनी बनेगी, y2 माइनस y1। और जो AD की लेंथ है वो क्या बनेगी, x2 माइनस x1। BD की लेंथ बनेगी y2 माइनस y1, AD की लेंथ बनेगी x2 माइनस x1। तो AB हमारा पाइथागोरस से आ जाएगा। AB का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, AD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। तो AB जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सुना हुआ है ना सबने ये, क्लियर हो गया यहाँ तक कैसे डिराइव किया इसको, x2 माइनस x1 का क्लियर होल सर। स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको, ऑल क्लियर करो एक बार। क्लियर है सर।
ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सबको क्लियर हो गया कैसे निकालना है, ये आपने पढ़ा भी होगा। मान लो जैसे मेरे पास ये है 3 4 है और यहाँ पे 7 8 है, तो ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है along द स्ट्रेट लाइन, तो ए बी का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3 4। ये किसी का माइक ऑन हो रहा है बेटा, वो अपने माइक को बंद करें। 10 माइनस 3 ये 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 8 माइनस 4 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4 रूट 2 बन जाएगा। आता है ना ऐसा कैलकुलेट करना, तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 रूट 2। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब एक चीज और सुनो इसमें, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक पॉइंट है मेरे पास ए और बी, और ये मैंने बोला 7,8 है, और ये पॉइंट है 3,x है, ठीक है। मैंने बोला ए बी जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 2 यूनिट्स के बराबर है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो, ठीक है। मैंने बोला ए बी 2 यूनिट्स है तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो आप क्या करेंगे, जब अब देखो, अब रिवर्स ऑर्डर में चलना है आपको। हो सकता है जब आप कैलकुलेशंस करो, जैसे इसके डिस्टेंस फॉर्मूले की कैलकुलेशंस करोगे, तो आप क्या लिखोगे, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप किसके बराबर करोगे, 2 के बराबर करोगे। अब एक्स की ऑब्वियसली यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, आप समझ रहे हो, दो वैल्यूज क्यों आएंगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। अब अगर दो पॉइंट ऐसे पॉसिबल हुए, तो ऑटोमेटिकली वो दो पॉइंट निकल कर आ जाएंगे। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मान लो ये वाली लाइन जो भी है, इस पे एक्स आपका 3 है, ठीक है, और एक पॉइंट आपका जैसे 3,x इधर आ गया, इधर भी एक पॉइंट आ जाएगा, इसको अल्फा मान लेते हैं। तो ये 3, अल्फा इधर आ रहा है, तो ऐसे ही 3, अल्फा 2 इधर आ जाए, तो मतलब दो पॉइंट ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं जो कि इससे कितने डिस्टेंस की दूरी पर हो, दो डिस्टेंस 2 के ऊपर हो। तो आपको ना ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही पॉइंट आएगा, दो पॉइंट भी तो आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर डिस्टेंस पॉजिटिव दिया हुआ है और कुछ वेरिएबल वैल्यू है, तो उसको प्लस माइनस दोनों लेके चलना पड़ता है। अब जैसे मान लो आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो और उसमें जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव आ गई, और वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो हम ऑब्वियसली उसको क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको डिस्टेंस 2 दिया हुआ है और कुछ आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो 2 और -2 दोनों देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वैसे अंडर रूट की आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अंडर रूट से सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट 2 और -2 आपको दोनों देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको बाकी जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्लियर होगा। ओके वेट, हाँ बाबू। ठीक है, अभी मैंने नेटवर्क चेंज किया, हो सकता है अब ठीक हो जाए। चलो आगे देखते हैं। तो मैंने अभी यही बताया, मैं ये बता रहा था कि जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो ना, जैसे ये है 3, अल्फा, अब वो बोलेगा कि 7,8 से 3, अल्फा 2 डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ऐसा हो सकता है कि अल्फा की दो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं है एक ही आएगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, अब मान लो अलॉन्ग अ लाइन अगर मैं एक डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट है अल्फा 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट है बीटा 0, ठीक है। तो ए बी है, तो जो डिस्टेंस ए बी होगा हमारे पास, वो किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा आएगा ना, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा लिख लो या अल्फा माइनस बीटा लिख लो। तो अगर एक ही लाइन के लॉन्ग है तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया होगा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। आप अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आप जानते हो किसके बराबर होता है, मॉड एक्स के बराबर होता है ना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ओपन्स अप इन मॉड एक्स, तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट आती है। तो अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अलॉन्ग द लाइन वो आप डायरेक्ट मॉड लेके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अपने को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ अब बेटा अब ठीक हो गया होगा, अब तो क्लियर आ रहा है ना सबको, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया। तो एक तो फॉर्मूला है x2 माइनस यस एक्स वन सर। का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। दूसरा है कि अगर अलोंग द लाइन चलोगे तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 और मॉड ऑफ y1 माइनस y2, जैसे भी वो x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी व्हेन वर्टिसेस आर गिवन।
तो बेसिकली अभी मेरा कंसर्न है कि जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मेरे पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आएगा, x1 y1। ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आएगा, x2 y2। ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आएगा, x3 y3। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने इसका एरिया निकालना है, आपको याद होगा ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th में। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला है। वो कैसे, मैं अभी उसका पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे 10th की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये ABCDEF ऐसा लिख लो इसको। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला आता है वो ऐसे निकलता है कि आप ABED वाला ट्रेपीजियम लेते हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is same as area of trapezium ABED plus area of trapezium BCFE minus area of trapezium ACDF। ABED BCFE माइनस ACDF ये कर दिया हमने, ACFD लिख दो यार इसको, ACFD। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करते थे और उसको सॉल्व करके आपके पास वो फॉर्मूला बन जाता था, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू, याद आ रहा है ऐसा कुछ, आप फॉर्मूला बना लेते थे। तो उसी फॉर्मूले को हम शॉर्टकट में अब लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, वेल एंड गुड, नेगेटिव आएगी तो आप मॉड ले लेंगे। ओके, एक मिनट। अभी देखो, अभी ठीक है बेटा, वो नेटवर्क का इशू हो रहा है मेरे एंड से। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो मेरे को निकालना था, वो आप ऐसे इसको डिराइव कैसे करते थे, इसको डिराइव करते थे कि ABED ट्रेपीजियम ले लो प्लस BCFE ट्रेपीजियम ले लो, उसमें से ACFD ट्रेपीजियम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाता था। उसका फॉर्मूला होता था ये वाला, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 ऐसे करके। ठीक है, तो इसको डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में याद रखना आसान है हमारे लिए। अभी सुनना, मैं इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो हाफ ऑफ, इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो प्लस माइनस प्लस लगाते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं, हाफ ऑफ x1 इंटू, ये रो हटाया ये कॉलम हटाया, y2 माइनस y3। जो नए बच्चे हैं शायद उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ x1, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। x1 इंटू ये रो हटाया ये कॉलम हटाया, फिर ऊपर से नीचे आना होता है, लेफ्ट से राइट जाना होता है, तो y2 माइनस y3, फिर माइनस x2 इंटू ये रो हटाई, इसकी रो हटानी है और इसका कॉलम हटाना है, क्या वैल्यू आएगी, y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू इसकी रो हटाई इसका कॉलम हटाया, y1 माइनस y2। आई बात समझ में, कैसे सॉल्व करना है, हाफ इंटू x1 इंटू ये रो हटाया कॉलम हटाया, y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू इसकी रो हटाओ इसका कॉलम हटाओ, y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू इसकी रो हटाओ इसका कॉलम हटाओ, y1 माइनस y2। तो आपको ना ये डिटर्मिनेंट याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जनरली जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसके वर्टिसेस जो हैं ये हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज सेंस में बना दी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एरिया अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में लेके चलोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, हम उसको मॉड ले लेंगे। ठीक है, सबको समझ आया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का
अगर आपको वर्टिसेस पता है तो एरिया निकालने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो फर्स्ट वे हो गया। सेकंड, आप जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला जानते हैं सब लोग। हीरोन्स फॉर्मूला में एस कैसे निकलता था, सेमी पेरीमीटर होता था, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू के बराबर आपका एस होता है। ठीक है, तो जो एरिया आता है वो किसके बराबर आता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है। थर्ड, हाफ बी साइड से एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, तो वो लिख देता हूं मैं। मान लो आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, आपने उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर दिया, तो ये कैपिटल ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये बी डी जो लेंथ है वो सी कॉस बी के बराबर आएगा ना, सी का कॉस कंपोनेंट होगा, और ए डी जो लेंथ आएगी वो सी साइन बी के बराबर आएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी आएगा, तो हाफ इंटू बी सी कितना आएगा मेरे पास ए, और ए डी कितना आएगा सी साइन बी। तो इसके जो एरिया के फॉर्मूले बनते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो क्या होते हैं, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी। हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी। समझ आ गया कैसे किया ये। अभी मैंने एक डिराइव कर दिया ना, अब जैसे ए सी आ रहा है तो साइन भी आएगा, तो सिमेट्री के अब दूसरी तरफ परपेंडिकुलर गिराओगे तो ए बी साइन सी आएगा, फिर बी सी साइन आएगा। तो जो भी दो साइड्स हैं और उसके बीच वाला एंगल इंक्लूड होता है, तो जैसे यहाँ पे ए सी मतलब ए इंक्लूड हो रहा है, सी इंक्लूड हो रहा है, तो उसके बीच वाला एंगल इंक्लूड होता है एरिया में। तो क्या आएगा, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी और हाफ ए सी साइन बी। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला कौन सा था जो हमने डिटर्मिनेंट से बनाया था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। दूसरा फॉर्मूला था हमारा हीरोन्स के लिए, थर्ड फॉर्मूला था हमारा हाफ बे साइड वाला। फोर्थ फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, वो आप जानती हैं। क्या होता है, √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, एक फिफ्थ फॉर्मूला होता है। अब फिफ्थ फॉर्मूला क्या है कि वो किसी भी के लिए आप कर सकते हैं, किसी भी पॉलीगन के लिए लगा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेयर्स मेथड। ठीक है, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, इसका आप एरिया निकालने में इंटरेस्टेड हो। x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखा हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका जो एरिया आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो आता है हाफ ऑफ, एक तो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लिखा ही था आपने, उसी डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले को थोड़ा और सिंपल मेथड बना देते हैं। वो क्या करते हैं, जिस किसी भी एक पॉइंट से चलो और स्टार्ट लिखना स्टार्ट करो, x1 y1 लिखा, x2 y2 लिखा, x3 y3 लिखा, फिर लास्ट में वो पॉइंट दोबारा से लिख देना है। समझ गए, लास्ट में वो पॉइंट दोबारा से लिख दो, बस ये करना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये स्टेट्स मेथड है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू वही सेम डिटर्मिनेंट की तरीके से, टॉप से बॉटम जाना है, लेफ्ट टू राइट, ऐसे इधर जाना है, ऐसे इधर जाना है। तो क्या आएगा, x1 y2 माइनस जो दूसरा वाला पार्ट है वो माइनस करना है, माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3।
ये स्टेट्स मेथड समझ आया सबको? अब अगर कंपेयर करोगे ना तो ये वही बन जाएगा। x देखो x1 के साथ क्या आएगा, x1 के साथ y2 माइनस y3 आएगा, ये देखो x1 के साथ y2 माइनस y3 आएगा, ठीक है। माइनस x2 के साथ y1 माइनस y3 आएगा, ठीक है। प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2 आएगा, तो सेम वही वाला फॉर्मूला है। क्लियर हो गया सबको? ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से। ठीक है, अब देखो, अब मान लो मेरे को एक पॉलीगन का एरिया निकालना है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखते हैं, तो ए बी सी डी, तो ये आ गया मेरे पास x1 y1, ये आ गया x2 y2, ये आ गया x3 y3, ये आ गया x4 y4। अब स्टेट्स मेथड का यही फायदा है कि वो किसी भी पॉलीगन, कितनी भी नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन है, अगर हम उसके वर्टिसेस पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अब मान लो अगर मैं आपको स्टेट्स मेथड नहीं बताता हूँ तो आप क्या करोगे, इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट करोगे। तो आप मान लो जैसे आपने बी डी ज्वाइन कर दिया या आपने ए सी ज्वाइन कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, एक तो एरिया निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फिर एक एरिया निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, और उन दोनों को ऐड करोगे। समझ गए? एबीसी और एसीडी ऐसे करके आप उनको ऐड करके एरिया निकालोगे। बट स्टेट्स मेथड का क्या फायदा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर मेरे पास एबीसीडी है तो हम उसको लिख लेंगे हाफ टाइम्स ऑफ, वही किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो x1 y1, फिर आप क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सारे पॉइंट्स लिख दो। तो आप क्या सोचेगा, x2 y2, x3 y3, x4 y4, फिर x1 y1 आ जाएगा। ये बनेगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, फिर x1 y1 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो कैसा आ जाएगा, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है। समझ रहे हो ना, इधर से इधर जाना है, x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। बताओ भाई, सबको समझ आया? बेटा अगर थोड़ी बहुत स्क्रीन लैग हो रही है तो प्लीज वेट करो, अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ये आ गया निकालना कि भाई क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, इन सब का एरिया कैसे निकालना है यूजिंग स्टेयर्स मेथड, ठीक है। तो पॉइंट्स को ऑर्डर में लिखो, क्या करना है, x1 y2 किया माइनस x2 y1, x प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, और लास्ट में जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वो दोबारा से लिख देना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिया है और स्टेयर्स मेथड पढ़ लिया है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया है। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूले में दो चीजें हैं, एक है इंटरनल बाइसेक्शन और एक है एक्सटर्नल बाइसेक्शन, ठीक है। एक है इंटरनल बाइसेक्शन और एक है एक्सटर्नल बाइसेक्शन। तो अब देखते हैं इसको। तो मान लो आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। इंटरनल डिवीजन बोल सकते हो, बाइसेक्शन भी बोल सकते हैं, इंटरनल डिवीजन। तो देर इज अ पॉइंट P on AB such that P divides AB in m ratio n।
तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ पी ए डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू एम बाई एन, और एम और एन दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि पी पॉइंट जो होगा वो ए बी को एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, जो पी पॉइंट होगा वो ए बी को किस में डिवाइड कर रहा होगा, एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या कंसर्न है, हमारा कंसर्न है कि भाई पी के कोऑर्डिनेट्स को निकालना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे भी हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x, y। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। वर्टिकल लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट सेम रहता है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं C और D। तो D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x2, y1, और C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x, y1। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। अब मेरा कंसर्न है p का x कोऑर्डिनेट निकालना और y कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2। वो आपको याद होगा, फॉर्मूला होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो वही मैं डिराइव कर रहा हूँ। तो फिर क्या करते हैं, अब ये वाली जो लेंथ आएगी BD की लेंथ आएगी मेरे पास y2 माइनस y1 के बराबर, और ये जो PC की लेंथ आएगी ये मेरे पास y माइनस y1 के बराबर आएगी। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ट्राइंगल ACP is similar to triangle ADB। तो ACP is similar to ADB, ये तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई अब सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, AP बाय PC इज इक्वल टू AB बाय BD। ठीक है, अब AP का जो रेशियो है, AP और PB M रेशियो N बना रहे हैं, तो मान लेते हैं AP इज इक्वल टू MK के बराबर है, और PB जो है वो NK के बराबर है। तो AP मेरे पास किसके बराबर आएगा, MK। ठीक है, और PC मेरे पास आ जाएगा y माइनस y1 के बराबर। AB मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, M प्लस NK, और जो BD आएगा वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, तो M टाइम्स ऑफ, अब K कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो M टाइम्स ऑफ y2 माइनस M टाइम्स ऑफ y1 इज इक्वल टू My माइनस My1 प्लस Ny माइनस Ny1। ये टर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, तो आप देख रहे हो My1 और My1 तो हमारा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा My2 प्लस Ny1 इज इक्वल टू M प्लस N टाइम्स ऑफ y। तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास, My2 प्लस Ny1 अपॉन M प्लस N। सिमिलरली हम x का कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, वो क्या आएगा, Mx2 प्लस Nx1 अपॉन M प्लस N। ठीक है, समझ आ रहा है। तो My2 प्लस Ny1 अपॉन M प्लस N, Mx2 प्लस Nx1 अपॉन M प्लस N। तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, P के कोऑर्डिनेट हो गए। तो P के कोऑर्डिनेट इंटरनल बाइसेक्शन पे हमारे पास आ जाएंगे Mx2 प्लस Nx1 अपॉन M प्लस N, कॉमा सिमिलर ट्राइंगल से ये डिराइव हो जाते हैं, जैसे हमने किए My2 प्लस Ny1 अपॉन M प्लस N। इंटरनल बाइसेक्शन तभी होगा जब आपका M और N दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर M और N में से कोई नेगेटिव हो गया ना, तो वो एक्सटर्नल बाइसेक्शन बन जाता है, वो मतलब वो पॉइंट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट आ जाता है। ठीक है, जनरली क्या करते हैं जब आप इंटरनल बाइसेक्शन वगैरह ले रहे हो, तो उसमें ना K रेशियो 1 इज्यूम करते हैं, जो रेशियो होता है वो K रेशियो 1 इज्यूम करते हैं अगर कैलकुलेशंस वगैरह इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि अगर आप M रेशियो 1 लेके चलोगे तो दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे। अगर आप K रेशियो 1 लेके चल रहे हो, क्योंकि रेशियो तो है ही, तो जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 4:2 है, तो इसको आप 2:1 तो लिख ही सकते हो ना। 5:2 है तो इसको आप 2.5:1 तो लिख ही सकते हो। तो दो रेशो मतलब एम रेशियो एन इंट्रोड्यूस करने से अच्छा है कि आप के रेशियो 1 इंट्रोड्यूस करें। क्वेश्चंस में आपको के रेशियो 1 लेके चलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इंटरनल बाइसेक्शन। अब एक्सटर्नल बाइसेक्शन में क्या होता है, जैसे ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, और पी पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ए के साथ ये पी एम रेशियो बना रहा होता है और बी के साथ एन रेशियो बना रहा होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास से x1 y1, और ये आ जाएगा हमारे पास x2 y2, और ये हमारे पास आ जाएगा x, y। ठीक है, तो अब P के कोऑर्डिनेट जो निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, सेम वही वाला तरीका है। आप क्या करो, AB को M माइनस N मान लो,
क्योंकि ये एम के है, ये एन के है, तो ये एम माइनस एन के आ जाएगा। उससे सेम उसी तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। तो जो पी के कोऑर्डिनेट आते हैं वो इस केस में क्या आते हैं, जो एम है वो ए के साथ रेशियो बना रहा है, तो वो बी के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है। तो बनता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ पे आ जाएगा ना, ये सेम उसी तरीके से डिराइव हो जाएगा। तो मेरे को लगता नहीं आप लोग को प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों ने पहले पढ़ाई हुआ है। बाकी एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनल बाइसेक्शन है हमारा, उसमें एम रेशियो एन पॉजिटिव होते हैं। और अगर इंटरनल दे रखा है, इंटरनल ड्रॉ किया हुआ और एक रेशियो नेगेटिव है, तो वो एक्सटर्नल चला जाएगा। एक्सटर्नल दिया हुआ एक रेशियो नेगेटिव है, तो वो इंटरनल चला जाएगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, जो जो ए के साथ रेशियो बनती है वो बी के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होती है, और जो बी के साथ रेशियो बनती है वो ए के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, अब इन्हीं दोनों के ऊपर एक और रिजल्ट भी है, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, इसी के ऊपर एक और रिजल्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो वो क्या रिजल्ट है वो देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। तो देयर इज अ पॉइंट p और देयर इज अ पॉइंट q। तो पॉइंट p इज डिवाइडिंग ए बी इन m रेशो n, एंड पॉइंट q इज डिवाइडिंग ए बी एक्सटर्नली इन m रेशो n। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ए पी ए बी एंड ए क्यू आर इन एच पी। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें लेंथ से होगा। तो AP की लेंथ चाहिए मुझे, AB की लेंथ और AQ की लेंथ, ये तीनों जो लेंथ आएंगी HP में आएंगी। एक बार इसको ट्राई करो, मान लो AB की लेंथ L यूनिट्स है, तो मान लेते हैं कि AB की लेंथ हमारे पास L यूनिट है। तो AP AB और AQ हमें HP में प्रूव करने हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन याद होगा आप लोग को, तो एक बार ट्राई करो, देखो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन इज कि हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी इसके ऊपर एक पॉइंट है जो उसको एम रेशो एन इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्यू एक पॉइंट है जो उसको एम रेशो एन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ए पी ए बी ए क्यू जो है वो एच पी में होने चाहिए।
अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं तो वेट कर रहा हूं आपका। हो गया किसी का? हुआ ये प्रूव हो गया एपी एबी एक्यू आर इन एचपी? चलो देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो अब जैसे AB की लेंथ जो है हमारे पास वो L के बराबर है। AB की लेंथ L के बराबर है, ठीक है। और AP की लेंथ निकालनी है, तो हम मान लेते हैं AP की जो लेंथ है, AP की जो लेंथ है वो MK के बराबर है, और BP की जो लेंथ है वो NK के बराबर है, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल जाएगा, MK प्लस NK जो है वो L के बराबर है, तो K जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, L अपॉन M प्लस N के बराबर हो जाएगा। AB की लेंथ L के बराबर है, तो AP MK हो गया, BP NK हो गया, MK प्लस NK L के बराबर हो गया, K L अपॉन M प्लस N हो गया। तो AP की लेंथ मेरी कितनी आ जाएगी, AP की लेंथ आ जाएगी ML अपॉन M प्लस N, ठीक है। BP की लेंथ कितनी आ जाएगी, NL अपॉन M प्लस N, और AB की लेंथ कितनी आ जाएगी, L। यहां तक समझ आ गया होगा कि नहीं समझ आया? अबे तुम्हें मैंने इज्यूम कर लिया ना AB की लेंथ L है, तो AP MK मान लो। अबे हाँ, HP अभी आएगा, रुक जाओ। AP MK मान लो, BP NK मान लो, तो MK प्लस NK कितना हो गया, M रेशो N है ना, तो वो लेंथ थोड़ी M और N होगी, तो इसलिए उसके साथ कुछ एक फैक्टर लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:2:3, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो एंगल्स हैं 1:2:3, जो एंगल्स हैं हमारे वो मतलब 1 2 3 होंगे। वो तो क्या होगा, एक एंगल के होगा, दूसरा 2 के होगा, तीसरा 3 के होगा, तो उनका सम 180 करके आपको एंगल निकलेंगे। वही वाली बात है, ठीक है। तो ये आ गया। अब ऐसे हम ये मान लेते हैं कि भाई जो ये दूसरा वाला केस दिया हुआ है, ये एम रेशो एन इसके साथ बना रहे, तो इसको एम टी लेंथ मान लेते हैं, इसको एन टी लेंथ मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एम माइनस एन टी लेंथ जो होगी वो एल के बराबर हो जाएगी, तो टी इसमें आ जाएगा एल अपॉन एम माइनस एन। तो जो हमारा ए क्यू होगा वो एम टी है, तो वो एम एल अपॉन एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे मेरे पास तीन लेंथ आ गई हैं। एक तो है मेरे पास एपी, एपी की लेंथ आई है मेरे पास एम एल अपॉन एम प्लस एन। एबी की लेंथ मेरे पास एल है, और ए क्यू की लेंथ मेरे पास आ गई है। ए क्यू की लेंथ कितनी है, एम एल अपॉन एम माइनस एन। तो मान लो ये अगर अल्फा लेंथ है, ये बीटा लेंथ है, ये गामा लेंथ है, तो अल्फा बीटा गामा एचपी में कब होते हैं, अल्फा बीटा गामा आर इन एचपी इफ बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा, बी इज इक्वल टू 2 ए सी अपॉन ए प्लस सी, यही तो होता है। मतलब इसका रेसिप्रोकल एपी में होता है ना, अगर आपको याद हो, इसका रेसिप्रोकल एपी में होगा, तो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा एपी में होता है। अगर ये तीनों एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल एपी में होगा, और फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 बाय अल्फा 1 बाय गामा बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय बीटा। तो बीटा हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा। तो मैं वो डायरेक्टली आपको चेक करवा रहा हूँ। तो अब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बीटा की, बीटा इज बेसिकली एल, तो एल इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा, तो 2 इंटू एम एल अपॉन एम प्लस एन इंटू एम एल अपॉन एम माइनस एन। अल्फा प्लस गामा करेंगे तो आ जाएगा एम एल अपॉन एम प्लस एन प्लस एम एल अपॉन एम माइनस एन। अब ये चेक करना है कि हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मैच कर जाएगी तो इसका मतलब ये एचपी में है, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो एम एल, एक एम एल तो कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 ml अपॉन एम स्केयर माइनस एन स्केयर। यहाँ पे आ जाएगा m माइनस एन प्लस एन अपॉन एम स्केयर माइनस एन स्केयर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 2 ml अपॉन नीचे 2m, तो l के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब अब जैसे एक लाइन है, अब स्टेटमेंट क्या है वो मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, या नीचे वाले पेज पे लिख देते हैं। स्टेटमेंट अब ये है मेरे पास कि एक लाइन है मेरे पास जिसमें ए है, बी है, और एक पॉइंट पी है जो इसको एम रेशो एन इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट क्यू है जो इसको एम रेशो एन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इफ दिस इज द सिनारियो देन ए पी कॉमा ए बी कॉमा ए क्यू विल रिमेन विल बी इन एच पी।
आर इन एच पी। तो इनके जो मैग्नीट्यूड है लेंथ के, वो किस में आएंगे, एच पी में आएंगे। और हम साथ में बोल सकते हैं कि भाई ए पी ए बी ए पी ए क्यू, ऐसा बोलते हैं, ए पी एंड ए क्यू आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट with respect to each other। तो AP और AQ जो है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन है। बात समझ आ गई? मतलब एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक पॉइंट है जो उसको इंटरनली एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट एक्सटर्नली जो उसको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। देन AP AB AQ आर इन HP। ठीक है, तो P और Q को हम क्या बोलेंगे, AP और AQ को क्या बोलेंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बस ये इसकी डेफिनेशन है। अब बताओ भाई, सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? माइक से बोलो एक बार, चैट नहीं आ रही मेरे पास। अब आया चैट, ठीक है। हाँ, आप खुद से भी डायरेक्ट, आपको नोट्स रिवाइज करने हैं तो क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, एपी की लेंथ निकाल ली। एबी की लेंथ पता ही थी, एबी की लेंथ एज्यूम कर ली थी एल के बराबर। AQ की लेंथ निकाल ली। उन तीनों लेंथ को निकाल के ये चेक कर लिया कि भाई ये एचपी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बस ये किया मैंने। सर AQ इज इक्वल टू L। नहीं, AQ L के बराबर नहीं आएगा बेटा, हमने AB को L मानना है। देखो ना, यहाँ पे AB को मैंने L माना है, तो AP और PB m रेशियो n बना रहे हैं, तो हमने मान लिया AP को m के और PB को मान लिया n के। उसकी हेल्प से हमें k मिल गया, तो उससे AP और PB की लेंथ आ जाएगी, तो वो हमने निकाली। फिर उसके बाद हमने क्या किया, AB L माना हुआ है, तो AQ को MT मान लिया, m रेशियो n है ना, तो AQ को मान लिया MT, BQ को मान लिया NT। यहाँ पे माना था MT और NT, तो M माइनस NT किसके बराबर आ जाएगा, AB के बराबर, जो कि हमने L एज्यूम कर रखा है, तो वहां से AQ भी आ गया। सर आपने AQ और AP दोनों को M लिखा हुआ है। दो मिनट, सेम नहीं लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे बीच नीचे इसमें m प्लस एन है, यहाँ पे m माइनस एन है ना, सेम का है। यहाँ पर m प्लस एन है और यहाँ पे m माइनस एन सर है, फिगर तभी तो में कैलकुलेट। नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है। देखो ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, दोबारा से सुनो। ये AP है और ये AQ है, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, L लिखा है ना, ये लेंथ L लिखा है। अब P इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, और Q इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। अब रेशियो जो होती है उसका मतलब लेंथ नहीं होता, तो ये रेशियो जो है इसका मतलब लेंथ थोड़ी है, इसका मतलब रेशियो है। तो अब जैसे मान लो मैं बोलूं कि भाई एक पॉइंट जैसे ऐसा है, ए बी कोई लेंथ है और ये इसको 2:1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि 2:1 और कहीं आ ही नहीं सकता। अब 2:1 एक्सटर्नली इस तरफ भी आ सकता है, उसका क्या मतलब हुआ, ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ 2:1 होगी। इधर भी आ सकता है कि ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ, जो भी रेशियो बनाएगी 1:2 बनाएगी। ठीक है, तो P पॉइंट उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, Q पॉइंट उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। फिर हमने क्या किया, AB की लेंथ हमने एज्यूम कर ली, ये लेंथ L है, तो अब ये लेंथ नहीं है ना, ये तो रेशियो है, तो इसकी लेंथ को मैंने क्या मान लिया, MK, इसकी लेंथ को मान लिया NK, AQ की लेंथ को मान लिया MT, इसकी लेंथ को मान लिया NT। तो अब यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि भाई M प्लस NK L के बराबर होगा, MT माइनस NT भी L के बराबर होगा, वहां से K और T आ गए। फिर इनकी लेंथ निकाल ली, AP की लेंथ क्या है MK, वो निकाल ली। बीपी की लेंथ क्या होगी, बीपी की वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, बीपी की भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एपी की निकाल ली, अब AQ की निकालनी थी। AQ की मैंने कैसे निकाली, M माइनस NT L के बराबर है, तो यहाँ से T की वैल्यू आ गई, तो AQ की लेंथ कितनी है, MT है, तो ये AQ की लेंथ आ गई।
तो AP भी आ गया, AB भी आ गया, AQ भी आ गया, बस फिर चेक कर लिया। डायग्राम एकदम सही है बेटा, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब ऐसे समझो कि ये AB लेंथ है, ठीक है, ये फिक्स है। कोई पॉइंट अगर इसके बीच में आएगा वो इसको इंटरनली डिवाइड करेगा, अगर कोई पॉइंट बाहर बैठेगा वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो ऐसा सोचना है कि AB के बीच में अगर कोई पॉइंट आता है तो उसको इंटरनली डिवाइड करेगा, AB के बाहर कोई पॉइंट आएगा तो उसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो प्रॉब्लम्स करते हैं। जितना मैंने अभी बताया डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला उसके ऊपर है। In triangle ABC, prove that AB square plus AC square is equal to 2 A naught square plus B naught square, where O is midpoint of BC. करो भाई, ट्राई करो इसको, बताओ। देखो क्या करेंगे, एबीसी एक ट्राइंगल है और उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया O विच इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर आ रहा है 2 A नॉट स्केयर प्लस BO का स्केयर, ठीक है। इसको अपोलोनियस थ्योरम भी बोलते हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। इसको करने के वही एक तो तरीका है पाइथागोरस, मेरे को लग रहा है बच्चों ने उसी से क्या होगा, पाइथागोरस यूज करके कर लिया होगा। पाइथागोरस से किया है किसी और मेथड से किया है, ये बताओ। PGT। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से किया होगा आप लोगों ने। हाँ, तो उसमें क्या होगा, आपके वही 4-5 स्टेप आ रहे होंगे। इसको एक और तरीके से करते हैं, अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो मान लो ये मेरा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, मिड पॉइंट है ना, इसको ओरिजिन मान लिया, और इसको मैं मान लेता हूँ A,0, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -A,0। मिड पॉइंट निकालना आता हो आप लोग को, सेक्शन फॉर्मूले से की हेल्प से मिड पॉइंट किसको बोलते हैं, अगर 1:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 है ना, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। अगर x1 y1 x2 y2 आपके पास पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो मैंने एक को A,0 माना तो दूसरा ऑटोमेटिकली -A,0 आ जाएगा क्योंकि इसका मिड पॉइंट 0 0 बनेगा। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं इसे B,C, ठीक है। तो ये मान लिया अब हमने। तो अगर आप अपनी अब लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास AB² + AC²। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो AB² आ जाएगा मेरे पास B + A² + C² अंडर रूट का होल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, प्लस AC² आ जाएगा मेरे पास B - A² + C²। तो ये टर्म बनेगी मेरे पास B² + A², तो 2B² + 2A² + 2C²।
ठीक है ना, समझ गए कैसे? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ab आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड उठा लो, तो अगर आप इसकी राइट हैंड साइड उठाते हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 2a0 का स्क्वायर हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ a0 का स्क्वायर प्लस b0 का स्क्वायर, तो a0 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास? 2 टाइम्स ऑफ a0 का स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और b0 का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, तो वही कंडीशन आ रही है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके दोनों बराबर है, इससे भी ये प्रूव हो जाएगा। देखो समझ आ गया सबको कि नहीं समझ आया? जिसको स्क्रीन लैग करी थी वो अभी एक बार सुन लो। मैंने क्या किया, ये मिड पॉइंट था तो इसको ओरिजिन मान लिया, सी को a0 मान लिया, बी को माइनस a0 मान लिया, फिर ठीक है ए के कोऑर्डिनेट बी कॉमा सी मान लिया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, सेम आ गया। प्रॉब्लम 2 पे आ गए हम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ circumcenter of triangle with a 3,4, b 5 cos theta, 5 sin theta, and c 0,5, where theta is a parameter. पैरामीटर कहने का मतलब होता है ये वेरिएबल वैल्यू है, जो थीटा है वो वेरी कर सकता है, वो 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी, 45, 60, 90, 22, 23, कुछ भी, कोई भी डिग्री हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर निकालो एक बार दिमाग लगा के। एबीसी से एबीसी वर्टिसेस से पास करने वाला जो सर्कल होता है उसको सर्कम सर्कल कहते हैं, और उसका जो सेंटर होता है उसको सर्कम सेंटर कहते हैं। बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से। नहीं नहीं नहीं, आप तो कुछ ही सेंट्रोइड निकाल दो, उसका सेंट्रोइड नहीं निकालना है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते थे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आपको सर्कम सेंटर निकालना है। जैसे को सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे ये ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है, ये सी कोऑर्डिनेट है, एक सर्कल आएगा जो ऐसे बनेगा, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। जिसका सेंटर होगा वो होगा सर्कम सेंटर, वो निकालना है आपको।
नहीं बन रही बात किसी की भी? जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो ओ से डिनोट करते हैं उसको, वो ए से, बी से और सी से, तीनों से इक्वी डिस्टेंट होगा। ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। ठीक है, तो जो सर्कम सेंटर होगा वो तीनों वर्टिसेस से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा। तो अब सोचो कौन सा पॉइंट होगा जो तीनों से इक्वी डिस्टेंट होगा। नहीं बन रही बात, चलो मैं बताता हूँ। देखो ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,4, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है 5 cos थीटा, 5 sin थीटा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है 0,5। एक तो तरीका है कि आप इसको अल्फा बीटा मान के तीनों का डिस्टेंस इक्वेट करो, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तीनों इक्वेट करो, ठीक है। जो दूसरा सिंपल तरीका है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा जो सर्कम सेंटर है वो ओरिजिन होगा। कैसे, देखो ओरिजिन का डिस्टेंस 3,4 से कितना होगा, ओरली कर सकते हो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 0,0 का डिस्टेंस 3,4 से कितना होगा, तो आपके पास अगर आप ओ ही निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा, विच इज 5 ओनली, ठीक है। अगर आप ओसी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये भी 5 आ जाएगा। ओबी अगर आप निकालोगे तो ओबी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 25 बनेगा, वो भी 5 आ जाएगा। इसका मतलब ओरिजिन जो है वो इन तीनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। तो जो सर्कम सेंटर आएगा वो क्या आएगा, ओरिजिन आएगा, तो ओरिजिन इज द आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के ही समझने की जरूरत थी। सबको क्लियर हो गया? ऑल क्लियर करो एक बार, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रॉब्लम थर्ड है हमारा, क्लियर हो गया सबको? प्रॉब्लम 3, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD having vertices करो, इसका आंसर निकालो। स्टेट्स मेथड से भी निकाल सकते हो और उससे भी निकाल सकते हो, दो ट्रायंगल बना के, बट ज्यादा बेटर है आप स्टेट्स मेथड लगाओ। स्टेट्स मेथड से निकालो इसका आंसर। कैलकुलेशन करना सीखो बेटा जल्दी जल्दी, ताकि ना आपकी स्पीड भी बढ़े।
चलो देखो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो शेयर्स मेथड से आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 1 1 से स्टार्ट करो, बी ए 7 - 3, फिर 12 2 7 21 और फिर लास्ट में 1 1 लिख देना है, बस अभी सॉल्व करना है आपको। तो हाफ इंटू ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, -3 - 7 प्लस 14 प्लस 36 प्लस 12 इंटू 21 252 -14 प्लस 7 -21, तो ये टर्म आएगी। ठीक है, 132 आएगा इसका आंसर। सो 1/2 टाइम्स ऑफ ये आ गया 4 और 36 40 बन गया ये तो। ठीक है, तो ये बन गया 259 -35। ठीक है, सो दिस विल बी हाफ ऑफ 299 -35, सो हाफ ऑफ 264, सो 132, so 132 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the vertices of a triangle have if the vertices of a triangle have rational coordinates, then prove that the triangle cannot be equilateral. If the vertices of a triangle have rational coordinates, then prove that triangle cannot be equilateral. हाँ, यस यू आर राइट। इसमें क्या होगा, जैसे आप रैशनल कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब है जैसे कोई भी ट्राइंगल अगर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, x1 y1 और x2 y2 और x3 y3, ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये सब रैशनल होंगे। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जो स्टेज मेथड है वो सीबीएसई में नहीं है, तो अगर स्कूल का एग्जाम होगा उसमें आप नहीं लिख सकते हो, बट जेई मेंस में लिख सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो रैशनल आएगी, रैशनल क्वांटिटी आएगी। ठीक है, बट एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो तो √3/4 a² होता है, तो ये वाली जो क्वांटिटी आएगी ये इरेशनल आएगी। तो इसलिए ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो अगर एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस रैशनल हैं तो वो कभी भी इक्विलेटरल नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। गिवन पॉइंट्स P 2, 3, Q 4, -2 and R alpha, 0. Find the value of alpha if PR plus RQ is minimum. Given points P2, 3, Q4, -2 and R alpha, 0. Find the value of alpha if PR plus RQ is minimum. बताओ भाई, आंसर निकालो इसका।
नहीं, 4 is not the right answer. Seven by 4 is also not right. देखो मैं बताता हूँ, अब हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट है, 2, 3 और 4 - 2, ठीक है। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये 16 by कोऑर्डिनेट है 5. 2,3 और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये मेरे पास है 4 - 2, ठीक है। अब उसने बोला है कि अब वैसे अगर आप ध्यान दो तो कुछ ऐसा हो रहा होगा। एक्स एक्सिस की क्वेश्चन क्या होती है? अभी आएगी स्क्रीन बेटा, वेट करो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो P पॉइंट है 2,3 और Q पॉइंट है 4, -2, ठीक है। अब हमारा जो y0 है वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर कहीं एक लाइन जा रही होगी, यहाँ के ऊपर y आपका क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या आ जाएगा? अल्फा, 0। अब अल्फा, 0 यहाँ पर भी आ सकता है, अल्फा, 0 यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये अगर ऐसे बनाते हैं तो एक ट्रायंगल बनेगा। अगर r हम इधर रखते हैं इस पॉइंट के ऊपर तो एक ट्रायंगल बनेगा। r अगर हम और दूर लेके जाएंगे तो फिर ट्रायंगल की साइड लेंथ और बड़ी होती रहेंगी। तो पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम एक ही केस में होगा। कब होगा मिनिमम? आपको पता है ना, जब भी ट्रायंगल बनेगा तो दो साइड का सम थर्ड साइड से तो बड़ा ही होगा। तो अगर आर यहाँ चला जाता है तो पी आर प्लस आर क्यू जो होगा पी क्यू से तो बड़ा होगा। तो अगर आर आपका इसी लाइन के ऊपर आ जाए, मतलब वो कोलिनियर हो जाए, तो क्या होगा? अगर आर आपका उसी लाइन के ऊपर आ जाए, वो कोलिनियर हो जाएगा, तो पी आर प्लस आर क्यू क्या होगा? मिनिमम होगा। तो आर मिनिमम तब होगा जब वो P और Q के बीच में आएगा और एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है। तो PR प्लस RQ will be minimum if R lies on PQ. They all three form a straight line. They all three are collinear. ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको k रेशियो 1 मान लेते हैं। r के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए इसको k रेशियो 1 मान लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, अब y कोऑर्डिनेट 0 तो y के कोऑर्डिनेट को निकालो तो -2k + 3 अपॉन k + 1 = 0। तो 2k = 3 आ गया, तो k की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई, ठीक है। अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा = k टाइम्स ऑफ 4, तो 4k + 2 अपॉन k + 1 आ गया। तो 4 की निकलोगे तो 12/2 + 2 अपॉन k आ जाएगा 3/2 + 1, तो ये आ जाएगा 6 + 2 8, 16/5। सो हमारा अल्फा जो आएगा 16/5 आ जाएगा। तो जो r के कोऑर्डिनेट हैं वो 16/5, 0 हो जाएंगे। दिस इज द आंसर। बताओ भाई, समझ आया नहीं समझ आया? ऑल क्लियर करो, अगर समझ आ गया तो हाँ 16/5 आएगा। बेसिकली वो क्या है, आपको यही करना था कि पी आर प्लस आर क्यू मिनिमम तब होगा जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, तो कोलिनियर करना था। तो आप डिटर्मिनेंट 0 करके भी कर सकते थे, एरिया 0 करने से भी कोलिनियरिटी हो जाती है ना, पता होगा आपको। अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर करना है तो आप एरिया 0 भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। मैंने सेक्शन फॉर्मूले का यूज कर लिया, ठीक है। कल इसी को कंटिन्यू करते हैं। आप पैकेज में से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी अपने पीएनसी के डाउट्स वगैरह मुझे भेज दीजिए, ठीक है। शाम को क्लास है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे।